हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक में अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास रेडियल नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व का बेसिकली नर्व रूट जो है वो C6 से T1 तक है, मतलब C6, C7, C8 और T1। ठीक है, सो हमारे पास जो रेडियल नर्व होती है ना वो एक आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा नर्व रूट्स को कवर करिए, तो हम इसको ज़रा ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये नर्व जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, सो रेडियल नर्व जो होती है वो इमर्ज करती है डायरेक्टली फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, पेक्टोरालिस माइनर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है कि हमारे पास जो लोअर बॉर्डर है ना पेक्टोरालिस माइनर का, उससे हमारे पास क्या करिए इमर्ज करिए। ठीक है, पेक्टोरालिस माइनर का लोअर बॉर्डर है यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करती है, एकदम से यहाँ से इमर्ज करती है। ठीक है, अब जो इमर्ज करती है एज इट डिसेंड्स इन द आर्म इट वाइंड्स अराउंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस इन द मस्कुलोस्पाइरल ग्रुप। ठीक है, अच्छा आप देखो ना, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ से उन्होंने दिखाया हुआ है आपको पिक्चर में कि पोस्टीरियर कॉर्ड से इमर्ज हो रही है। पोस्टीरियर कॉर्ड से इमर्ज होने के बाद ना जब यहाँ पे ये इस रीजन पे पहुंचती है ना, तो ये पोस्टीरियर साइड से ह्यूमरस को स्पाइरल ग्रूव, यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव है। ठीक है, यहाँ से ना, यहाँ से आते हुए क्या करती है, फ्रंट साइड पे आती है। ठीक है, इसी स्पाइरल ग्रूव से ना आप कह सकते हैं वाइंड अराउंड, या आप उसके ह्यूमरस के ना इर्द गिर्द घूमती है और फिर आगे की तरफ आ जाती है। मतलब ऐसे पीछे से आई, पीछे से आने के बाद क्या हुआ कि ये इंटीरियर साइड पे आप वापस आ गई। ठीक है, आगे वाली साइड पे वापस आई है, या वापस आई है, या आप ये कह सकते हो अब फ्रंट साइड पे आई है। ठीक है, as it descends in the arm it winds around the posterior aspect of the humerus in the muscular spiral groove and continues to the radial aspect of the अल्बो। ठीक है, अब उन्होंने ये बात की, यहाँ से ये यूं फ्रंट साइड पे आई है, वहाँ यहाँ से फिर ग्रुप से होते हुए ये रेडियल साइड पे आ जाती है। ठीक है, अब ये जैसे रेडियल साइड पे आई है ना हमारे पास, ठीक है, ये उन्होंने दिखाया है हमारे पास रेडियल साइड होती है जो हमारे पास थंब वाली साइड है। तो अब ये थंब वाली साइड पे आ गई है। ठीक है, नजर आ रही है अगर आपको, तो इसके ये स्मॉल ब्रांचेस जो हैं वो जा रही हैं हमारे पास अल्नर वाली साइड पे, लेकिन मेजर जो है वो रेडियल साइड पे इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, अच्छा अब उसने जो कंटिन्यू किया रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द, उसने कहा था कि रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो पे कंटिन्यू किया। इन आर्म इट इनर्वेट्स द ट्राइसेप्स एंड कोनियस अपर पोर्शन ऑफ द, ट्राइसेप्स को था, कोनियस था, अपर पोर्शन ऑफ द एक्सटेंसर एंड सुपिनेटर ग्रुप ऑफ द फोरआर्म। ठीक है, इन मसल्स को इसने सप्लाई किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको सारे नजर आ जाएंगे। ठीक है, एनकोनियस नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंसिव सुपिनेटर्स हैं। ठीक है, ये सारे तकरीबन एक्सटेंसिव सुपिनेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सुपिनेटर आ गया, एरेक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये सारे इन मसल्स को तो हैंड में जाके ज़्यादा सप्लाई करिए ना। ठीक है, लेकिन जो इस रीजन पे एनकोनियस है, ब्रेकियोरेडियालिस है, एक्सटेंस कार्पाइडियास है, मतलब ट्राइसेप्स के हैं। ठीक है, हेड्स ऊपर ट्राइसेप्स को सप्लाई करिए। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो है ना हमारे पास बेसिकली मेजर जो है वो काम करती है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये मतलब मेजर, काफी मेजर ग्रुप्स को ना ये सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये हैंड में जब आती है ना तो ये बेसिकली पोस्टीरियर साइड पे जाती है। ठीक है, ये जो रीजन होता है ना हमारे पास, ये पोस्टीरियर साइड का ज्यादा सप्लाई होता है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम आगे पढ़ते हैं फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखना कि ज्यादातर ये एक्सटेंसर्स मसल्स को ही सप्लाई करिए। ठीक है, जब आपको ये याद हो जाएगा ना तो फिर आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को जो सप्लाई करिए वो रेडियल नर्व कर रही है। ठीक है, अच्छा इंजरी टू दिस नर्व में अगर विद शोल्डर डिसलोकेशंस एंड मिड ह्यूमरल फ्रैक्चर्स। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं। मतलब अगर कभी शोल्डर की डिसलोकेशन है ना, अगर आपको नहीं पता तो एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन ना बहुत कॉमन होती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सी जब इंजरीज होती हैं या एक्सीडेंट के केसेस हैं, ट्रॉमा केसेस है ना, तो उन केसेस में शोल्डर की डिसलोकेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो शोल्डर की जब अब हमारे पास डिसलोकेशन होती है ना, ठीक है, मतलब आप ये कहते हो कि जैसे शोल्डर की डिसलोकेशन हो गई है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा कि मिड ह्यूमरल फ्रैक्चर या शोल्डर डिसलोकेशन के साथ इस नर्व की इंजरी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल होती है। ठीक है, ऑल्सो नोन टू ऑल थेरेपिस्ट इज क्रच पाल्सी। इसको हम क्रच पाल्सी कहते हैं, कंडीशन ऑफ नर्व कंप्रेशन कॉज्ड बाय लीनिंग ऑन एक्सिलरी क्रच। ठीक है, ओके सॉरी, अब उन्होंने कहा है कि क्रच एक्सिलरी क्रचेस को यूज करने की वजह से ना, ठीक है, एक पाल्सी होती है जिसको हम कहते हैं क्रच पाल्सी। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो मतलब एक्सिलरी क्रचेस जो होते हैं ना वो हम बेसिकली रख रहे होते हैं
अपने एक्जिला में, ठीक है, मतलब एक अगर बंदा है ना, ठीक है, तो वो अपने क्या करेगा, एक्जिला में उन क्रचेस को रखता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इसको इशू है किसी भी चीज़ का, हो सकता है उसकी जो है वो फुट फुट में कोई मसला हो, लेग में हो, जिसकी वजह से चल नहीं सकता, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट का केस हो, या कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी कॉज की वजह से एक बंदा अगर सही से चल नहीं सक रहा तो क्रचेस यूज करता है, ठीक है। क्रचेस यूज में भी जब एक्सिलरी क्रचेस यूज होते हैं तो उस क्रच उसकी वजह से एक्सिला पे कॉन्टिन्यूस प्रेशर की वजह से वहां पे रेडियल नर्व का डैमेज होती है। जहां पे रेडियल नर्व डैमेज होती है, ऐसी पालसी को हम क्रच पालसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, ठीक है, हम यहाँ पे मेन जो है ना इनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें फिर याद रहे, ठीक है। क्रच पालसी। नेक्स्ट आ गई सैटरडे नाइट पाल्सी। सैटरडे नाइट पाल्सी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। Occurs when sleeping with a person's head on the arm that is slung over the back of chair or open car window. सैटरडे नाइट पाल्सी जो होती है ना, सैटरडे नाइट पाल्सी होती है ना कि मतलब एक बंदा जो है वो अपना जो सर है ना वो किसी आर्म पे रख के सो गया है, या मोस्टली तब होता है जब आपका हाथ जो है ना वो लटका हुआ है चेयर पे, या आपकी कार की जो विंडो है ना वो ओपन है जिसके ऊपर आपका लटका हुआ है, इस तरह से होता है, ठीक है। मोस्टली यही कॉजेज होती हैं सैटरडे नाइट पाल्सी की, जिसकी वजह से रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है, ठीक है। The triceps is involved only if the compression or injury to the nerve occur close to the axilla. जब एक्सिला की क्लोज होती है ना तो तब हमारे पास समटाइम्स ट्राइसेप्स का भी इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब ट्राइसेप्स की वजह से कंप्रेशन हो सकता है या ट्राइसेप्स का भी कंप्रेशन हो सकता है साथ, ठीक है। ये आप ये कह सकते हो, ठीक है। या आप ये कह सकते हो ना कि कहीं भी ट्राइसेप्स की कॉज, ट्राइसेप जो है वो कॉज बन सकती है एक्सिलर नर्व की डैमेज की, पर ज्यादातर ये होता नहीं है, बहुत मतलब कह सकते हैं हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। At the elbow, the radial nerve pierces the lateral muscular septum anterior to the lateral condyle and passes under the origin of the extensor carpi radialis brevis, ठीक है। एल्बो में जैसे हमने बात की थी ना, रेडियल नर्व क्या करती है कि एक सेप्टम को क्रॉस करती है जिसको कहते हैं लेटरल मस्कुलर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम ये होता है कि मसल का ना रीजन होता है जिसमें ना होल सा क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। मसल्स का नहीं, आप कह सकते हैं फेशिया का जो रीजन होता है, ठीक है, उससे ना एक होल सा क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। उस होल में से ना जब नर्व पास करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो एक सेप्टम क्रिएट हुआ है, ये लेटरल साइड पे उन्होंने सेप्टम क्रिएट हुआ है तो इसलिए इसका नाम लेटरल मस्कुलर सेप्टम है, ठीक है। क्या करते हैं, नर्व जो होती है इससे क्रॉस करते हुए इंटीरियर आती है, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे इंटीरियर आ रही है ना तो ये फेशियल से क्रॉस होकर इंटीरियर की तरफ आएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब इंटीरियर आ रही है तो ये एक सुपरफिशियल नर्व बन जाएगी, ठीक है। टू द लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, ये हमने देख लिया इस डायग्राम से भी, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ये मीडियल है, ठीक है। सो आपको यहीं से पता चलेगा ये लेटरल इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको पूरा गुजरते हुए देखें ना, यहाँ से अगर नर्व को पास करते हुए देखो तो ये जो है ये रेडियल बोन है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये यूं पास हो रही है, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ गया तो इजी हो जाएगा समझ लेंगे, ठीक है। वहाँ पे ये क्या कर दिया है कि अंडर द ओरिजिनल एक्सटेंसर कार्पी ब्रेवियस को सप्लाई करती है, इट देन डिवाइड्स इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। सुपरफिशियल डीप ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, जो हम यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं। ये जो है ये डीप ब्रांच है, ठीक है, ये रेडियल नर्व की डीप ब्रांच है, और ये सुपरफिशियल ब्रांच है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, the deep branch may become entrapped as it passes under the edge of the extensor carpi radialis brevis and the fibrous slit in the supinator, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा वहाँ पे इंट्रैप्ट हो जाएगी और इन मसल्स को सप्लाई करेगी, इस तरह से उन्होंने बात की, ठीक है। कॉजिंग प्रोग्रेसिव वीकनेस इन द रिस्ट, ठीक है। अगर वहाँ पे इंट्रैप्ट हो जाती है तो ये उन्होंने बात किया कि अगर डीप ब्रांच कहीं पे इंट्रैप्ट हो जाती है तो ये हमारे पास दो मसल्स की मेजर उन्होंने कहा क्यों कराते हैं, एक्सटेंसर कार्पी radialis brevis और सुपिनेटर की, ठीक है। इसकी वीकनेस की वजह से क्या होती है, वीकनेस जो होती है प्रोग्रेसिवली होती है रिस्ट में, फिंगर्स के एक्सटेंसर्स में, सुपिनेटर्स में, एक्सटेंसर कार्पी radialis longus में, which is innervated सॉरी एक्सेप्ट द एक्सटेंसर कार्पी radialis longus, एक्सेप्ट radialis longus के अलावा बाकी इन सब में हो रही है, which is innervated proximal to the bifurcation, ठीक है। बाइफिकेशन से जो पहले जो है ना हमारे पास हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंसर कार्पी radialis longus जो होता है ना वो अभी बाइफिकेट नहीं हुई थी नर्व, लेकिन उससे पहले ही उसको सप्लाई देता है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो होती है वो नहीं होती है, या इसमें हमारे पास इंट्रैप्टमेंट की वजह से इसको अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इम्पिंजमेंट में अकर हेयर एंड में बी erroneously called tennis elbow, ओके। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, ठीक है। यहाँ पे अब जो उन्होंने बात की ना, ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस की है, ठीक है। अगर आपको सिंपल सी अगर
वर्डिंग में बताया गया हो, या अगर नहीं भी पता तो टेनिस एल्बो जो है ना बेसिकली, टेनिस एल्बो हमारे पास होती है लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास, ठीक है। और लेटरल एपिकॉन्डाइल के पास सिर्फ रिमेम्बरिंग के लिए इसको याद किया जाता है, पर मेजरली जो आपका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है ना बेसिकली वो इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो जब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आपका इफेक्ट हो रहा है ना तो ठीक है, तो हमारे पास उस टाइम क्या हो रहा होगा, सिर्फ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट नहीं पर समटाइम्स और भी बहुत से मसल्स है जो हो रहे हैं। लेकिन हमने जो मेजर मसल्स बताए हैं वो फिंगर की एक्सटेंसर सिर्फ बताए हैं, सुपिनेटर मसल बताया है, ठीक है। ये जो होते हैं ना ये जो मसल्स हैं ये क्या होता है कि ये भी सारे इफेक्ट होते हैं जो आपके पास है लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस में। तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस को ना डिटेल में उन्होंने काफी आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस किए। अभी हम इतना ही रहने देंगे कि हमारे पास एक टेनिस एल्बो की होती है। टेनिस एल्बो क्या है कि जो जो प्लेयर्स टेनिस ज्यादा खेलते हैं उनमें टेनिस एल्बो हो जाता है, इसलिए उसको लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस इसलिए कहते हैं कि लेटरल एपिकॉन्डाइल के करीब इन्फ्लेमेशन होती है एक्सटेंसर टेंडन की, ठीक है। या एक्सटेंसर टेंडन की इन्फ्लेमेशन होती है, या उसको कोई रिपीटेटिवली ट्रॉमा की वजह से कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से पेन कॉज हो रहा है, सिम्टम्स आ रहे हैं, नमनेस आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी रेडियल नर्व इम्पिंज हो सकती है, ठीक है। द डीप ब्रांच पासिस अराउंड द नेक ऑफ द रेडियस, ठीक है। हमें पता है, हमने कहा था, अब यहाँ पे भी पढ़ा हमने, ये नेक ऑफ द रेडियस के पास से पास हो रही है, ठीक है, ठीक है। और क्या कहती है कि द सुपरफिशियल रेडियल नर्व में अंडरगो डायरेक्ट ट्रॉमा दैट कॉजेज सेंसरी चेंजेस। अच्छा, उन्होंने कहा अगर हमारे पास मैं इंजर्ड विद द रेडियल हेड फ्रैक्चर की वजह से नेक ऑफ रेडियस तो हो सकता है, ठीक है, इंजर्ड। लेकिन इनका सुपरफिशियल रेडियल नर्व जो है ना उसको डायरेक्ट ट्रॉमा होगा ना तो उसके सारे सेंसरी, मतलब जो आपकी रेडियल नर्व जो है ना जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है वो बेसिकली सुपरफिशियल रेडियल नर्व दे रही है। मतलब जो बाइफिकेशन के पास डीप और सुपरफिशियल में डिवाइड होते हैं ना, तो डीप रेडियल नर्व जो होती है वो हमारे पास मस्कुलर दे रही है, सुपरफिशियल रेडियल नर्व जो है वो हमारे पास सेंसरी चेंजेस दे रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ ना हमारे पास, तो सेंसरी जो अफेक्टिव या सेंसरी जो हमारे पास सारी चेंजेस थे या सेंसरी जो रीजन था वो सारा इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको वहां पे सिम्टम्स फील होंगे, आप कहते हैं कि सेंसेशंस लॉस होंगे, सेंसेशन डिसरप्ट होंगी, ठीक है। द रेडियल नर्व एंटर्स द हैंड ऑन द डोर्सल सरफेस एज अ सुपरफिशियल रेडियल नर्व। जैसे मैंने कहा कि हैंड में जब जाती है तो सिर्फ सुपरफिशियल रेडियल नर्व रह जाती है, विच इज सेंसरी ओनली, जो सिर्फ सेंसरी है। इंजरी टू इट एंड द रिस्ट और हैंड डज नॉट कॉज एनी मोटर वीकनेस। मोटर वीकनेस नहीं, जाहिर सी बात है, सेंसरी नर्व जा रही है कि सेंसरी सिर्फ उसके पास पाथवे जा रहा है, तो वहां पे मोटर चेंजेस नहीं आएंगे जब इंजरी हो जाएगी रिस्ट या हैंड पे, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेडियल नर्व, मैंने पहले भी बताया था, पोस्टीरियर साइड पे ज्यादा सप्लाई करती है, हैंड में रीजन, हैंड के रीजन में रेडियल नर्व तो सेंसरी ओनली होती है, ठीक है। और सेंसरी है तो सेंसेशंस लॉस होंगी, ठीक है। The influence of the radial nerve on hand musculature is entirely proximal to the wrist. प्रॉक्सिमल, रिस्ट से प्रॉक्सिमल रहते हैं बस मस्कुलेचर या हैंड के मस्कुलेचर तक, इससे नीचे जो होता है वो इसका सिर्फ सेंसरी है, ठीक है। इंजरी प्रॉक्सिमल टू द एल्बो रिजल्ट्स इन रिस्ट ड्रॉप, की हमें बात पता है। जब एल्बो के रीजन से ऊपर ऊपर नर्व डैमेज होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि आप ये कह सकते हो ये इस वजह से रिस्ट ड्रॉप होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो होती है वो यहाँ पे भी बाइफिकेशन भी नहीं हुई होती और जो मसल्स जो होते हैं वो सारे इफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए रिस्ट ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। सो रिस्ट ड्रॉप एंड इनएबिलिटी टू एक्टिवली एक्सटेंड द रिस्ट एंड फिंगर्स, वहाँ पे एक्सटेंशन हैंड रिस्ट और फिंगर्स की भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो हैंड के मसल्स को या आप ये कह सकते हैं जो हैंड के काफ़ी मसल्स हैं जिनको सप्लाई डायरेक्ट नहीं आ रही थी पर इनडायरेक्टली मिल रही होती, क्योंकि वो मसल्स ओरिजिनेट जो है वो आर्म में हो रहे हैं, फॉर आर्म में हो रहे हैं, ठीक है। सो बहुत से मसल्स जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से रिस्ट और फिंगर्स जो होते हैं वो एक्सटेंड नहीं पर्सन कर सकता। दिस अफेक्ट्स द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ द एक्सट्रिंसिक finger flexors resulting in an ineffective grip unless the wrist is splinted in partial extension. लेंथ टेंशन रिलेशनशिप जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है फिंगर फ्लेक्सर्स का, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव ग्रिपिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जब आपके पास रिस्ट ड्रॉप आता है, ठीक है। आपने अगर किसी ने पेशेंट देखे भी होंगे तो उसको आइडिया होगा कि रिस्ट ड्रॉप का पेशेंट कैसा होता है कि रिस्ट जो होती है वो पूरी मतलब
आप ये कह सकते हो ना, अगर ऐसे देखो ये रिस्ट ड्रॉप होती है, ठीक है, मतलब हाथ जो होता है वो फुल फ्लेक्शन की तरफ चलता है। अब क्या होता है कि जो एक्सट्रिंसिक इफेक्ट होता है ना फिंगर फ्लेक्सर्स का, ठीक है, या हैंड फ्लेक्सर्स का, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास हम पर्सन जो होता है वो सॉरी एक्सटेंशन नहीं कर सक रहा होता, ठीक है, और इनफेक्टिव ग्रिप भी खराब हो जाती है, ठीक है। अनलेस अब उन्होंने कहा है कि उसका इफेक्ट, मतलब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा रिस्ट इज स्प्लिंटेड इन पार्शियल एक्सटेंशन, तो हमारे पास ये जो ग्रिपिंग का इश्यू होता है ना, ये आप हल कर सकते हो, मतलब पार्शियल एक्सटेंशन में आप ले जाओ ना, ठीक है। पार्शियल एक्सटेंशन क्या होगी, फुल एक्सटेंशन क्या होती है कि रिस्ट बिल्कुल पीछे की तरफ चल जाए, पार्शियल क्या होगी न्यूट्रल पोजीशन में या स्लाइटली सी थोड़ी सी एक्सटेंशन में लेके जाके ना पेशेंट को हम क्या करते हैं कि स्प्लिंटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ना, हमारे पास ग्रिपिंग जो होती है इफेक्टिव होती है, ठीक है। इंजरी ऑफ द मिड फोरआर्म अफेक्ट्स ओनली द सुपिनेटर, ठीक है, फोरआर्म या मिड फोरआर्म के रीजन में होगा तो सुपिनेटर इफेक्ट होगा, एक्सटेंसिंग एब्डक्टर्स होंगे और एक्सटेंसर पॉल्सिस लॉन्गस होगा, ठीक है। ये उन्होंने हमें बता दिया कि कौन कौन सा मसल किस किस रीजन पे क्या क्या इफेक्ट होगा, तो क्या क्या पॉल्सिस हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। टेनिस एल्बो का बताया उन्होंने, फिर हमारे पास उन्होंने बता दिया कि अगर हैंड में कभी इफेक्टिव होती है तो किस तरह से हो रही है, और रिस्ट ड्रॉप हो कैसे हो रही है, ठीक है। उन्होंने रिस्ट ड्रॉप की बात की, क्रच पाल्सी की बात की, सैटरडे नाइट पाल्सी की बात की, ठीक है। एक बार हम इसको बुक के डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, ट्राइसेप्स को इसने सप्लाई किया, फिर पोस्टीरियर ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व क्रिएट की, ठीक है, जो हमारे पास वहाँ पे सप्लाई किया, जिसने क्यूटेनियस रीजन को ब्रेकियल बैक साइड के क्यूटेनियस या बैक साइड की सेंसरी सप्लाई दी उसने, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, इन सारे मसल्स को सप्लाई किया, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के ज़्यादा मसल्स है, ठीक है। फिर डीप नर्व में और सुपरफिशियल रेडियल नर्व में डिवाइड हुई, और इन ज़्यादा इन फिंगर्स को, ठीक है, और ट्राइसेप्स के ऊपर वो ऑलरेडी कर चुकी थी, ठीक है। ये इसकी सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार हम ये देख लेते हैं। ये पोस्टीरियर रीजन है, सप्लाई ज़्यादा की है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन फिंगर्स को सप्लाई किया, ठीक है। लिटिल फिंगर के अलावा बाकी उन्होंने तकरीबन सारे फिंगर्स को सप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे ये तकरीबन तकरीबन जो आप एक्सला के रीजन के करीब करीब से ना, आप ये कह सकते हो कि एक्सला से स्लाइटली सा ना इंफीरियर जाके थोड़ा सा जो है ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है, और ये पोस्टीरियर रहती है, और इंटीरियर भी मतलब बहुत स्लाइट सा रीजन है ये वाला और ये वाला, ठीक है। हैंड पे इतना सा आ रहा है, और मतलब थंब वाले रीजन पे थोड़ा सा आ रहा है, और आ रहा है आपके पास आर्म रीजन पे, ठीक है। सो यह हमारे पास होगी थी रेडियल। सो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो नहीं लग रही हो आपको, तो आप वो भी हम मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ बताना, सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।